And welcome everyone. I am Anisha. I welcome all of you to virtual classes. So today we are going to discuss the short questions and answers of your chapter number 4, that is timeline and sources of history. So as we have already discussed the summary and we have revised everything, isn't it? And we have also discussed the long question, that is your big questions, the 3 big questions. So today we are going to discuss the short questions along with your objective types as well as the fill up the blanks. ओके तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आपके चैप्टर नंबर 4 का। और इस चैप्टर का हमने रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है, समरी पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिए हैं सारे सब कुछ। अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फिल अप द ब्लैंक्स। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखो हमने बहुत ही अच्छे से समरी में भी और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस कर लिया इस कैलेंडर के बारे में। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपने नोटबुक में बाद में कॉपी कर लेना। Alright, see, as we have already discussed this topic very thoroughly in your summary classes as well as in the long question session, isn't it? So if you are asked this question in short, you can write it in this way. Alright, so the Gregorian calendar is widely used calendar today. It is the most common one, isn't it? So it counts year from birth of Jesus Christ and is divided into common era and BCE. See, after the birth of Jesus Christ it is CE, so before the birth of Jesus Christ it is BCE, that is before common era. All right, so आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वाइडली यूज़ होता है आज के टाइम में। और ये काउंट कब से होता है, काउंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, जब से जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट की जन्म हुई है, उसके बाद ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये स्टार्ट हो गया। जो हम आज फॉलो करते हैं ना, जो इंग्लिश कैलेंडर हम भी बोलते हैं 2024 है जैसे आज का, तो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ओके। सो हाउ डू, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियंस मेज़र लार्ज पीरियड्स ऑफ टाइम। तो हिस्टोरियंस जो है लंबे समय को, लंबे पीरियड ऑफ टाइम को कैसे मेज़र करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन ये पूछा तो आप ऐसे लिख सकते हो, historian use units like centuries, 100 years and millennia, that is 1000 years to measure large period of time। तो historian क्या यूज़ करते हैं, जैसे centuries और millennia ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर centuries ये बोलेंगे तो क्या है, period of 100 years, isn't it? और millennia बोलेंगे तो 1000 years। तो ऐसे वो यूज़ करते हैं इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, तो historian use these two units, like not only 2 units, the other units like we have our decades also, isn't it? So centuries and millennia to measure large periods of time. So next question, what does BCE and CE stand for? This is very much easy, isn't it? I want you to comment first in the comment section, okay, in the comment box, type it down the answer. What is the full form of BCE and CE? Very easy. BCE stand for before common era, while CE stand for common era, replacing the older term BC before Christ and AD Anno Domini. तो देखो आज भी हम लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आज हम बिफोर क्राइस्ट या फिर AD हम यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये नए टर्म्स है। ठीक है, BCE जो है बिफोर कमन एरा और CE जो है कमन एरा। राइट, व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कैलेंडर्स यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो ऐसा जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे ना बाकी कैलेंडर्स के भी, कौन कौन से हैं, जैसे कि अदर कैलेंडर्स इंक्लूड द हिंदू, जहाँ पे वो पंचांग है। ठीक है, मुस्लिम कैलेंडर, जूइश एंड चाइनीज़ कैलेंडर्स यूज टू कैलकुलेट रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट्स, स्पेशली रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो, जैसे हिंदू के हिसाब से, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरे जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 2080 सब कुछ चल रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल ईयर है। तो जैसे नेपाल में, वो तो नेपाल में वही वो फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पूछना, अगर आपके कोई फ्रेंड है नेपाल से तो उनसे पूछना कि अभी कौन सा ईयर वहाँ पे चल रहा है। जैसे कि मेरे हिसाब से तो वहाँ पे अभी 2084 चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो विक्रम संवत कैलेंडर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपके बुक में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप आंसर में यही लिखिएगा जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बोला है। ठीक है, सो these are some of the other examples of the other calendars, okay, which has been used worldwide, like Hindu, Muslim, Jewish, Chinese calendars. Okay, these are been used to calculate religious and cultural events. And I have given you the example of Nepal also, isn't it? Like in Nepal they follow the Vikram Samvat calendar. Okay, so they are ahead
of this Gregorian calendar, okay, ahead of this called Gregorian calendar. So the current year in Nepal, if I'm not mistaken, if I'm mistaken then you can correct me, okay, so it is 2084 now. All right, so that is why we have these different calendar, okay, and these are being used to calculate religious and cultural events. Okay, so next question, why is there no year zero in the Gregorian calendar? तो Gregorian calendar में जो हमने डिस्कस की थी उसमें ज़ीरो नहीं है ना, तो क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, in the Gregorian calendar the year 1 BCE is followed directly by the year 1 CE, तो वहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है. 1 BCE के बाद सीधा 1 CE, जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ सीधा 1 CE. ठीक है, तो with no year zero in between, so there is no zero year. Okay, you can write down like this. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? तो लिखो मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, कमेंट सेक्शन में पहले लिखो इसको, वीडियो को पोस्ट करके देखती हो आप कितने लोगों को याद है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस किया ना एक एक चीज़. तो ये देखो, ये है द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, लिटरेरी टेक्स्ट, आर्टिस्टिक डिपिक्शन एंड ओरल ट्रेडिशन. So these are the main sources. If you are asked in short, you can write down like this. But if you are asked in little longer question, little like 3 marks or 5 marks, then you can explain each of this term. Okay, and you can go through the notes or summary that I have provided. The answer is there. In here also you will find the answer. Okay, the next question is about archaeological contribution only. So how do archaeologists contribute to our understanding of history? तो आर्कियोलॉजिस्ट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अंडरस्टैंड हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में? तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेट साइट्स एंड स्टडी आर्टिफैक्ट्स सच एज टूल्स, पोट्री एंड एंशिएंट स्ट्रक्चर टू लर्न अबाउट पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो आर्कियोलॉजी ये सब मतलब खुदाई, ज़मीन के खुदाई वगैरह करके अलग अलग साइट्स में जाके वो क्या करते हैं, फिर वहाँ से जो भी उनको मिलता है, जैसे कि रिमेन्स हो गया बिल्डिंग्स के, ठीक है, टूल्स हो गया, पोट्री हो गई, या फिर कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर जो उनको मिलती है वहाँ से, तो इससे क्या करते हैं, ह्यूमन पास्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज? तो नेक्स्ट देखो, लिटरेरी सोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिख सकते हो? लिटरेरी सोर्स आर रिटर्न मटेरियल लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, हिस्टोरियन अकाउंट्स एंड पोएम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट. सो लिटरेरी सोर्स वो है जो जैसे रिटर्न मटेरियल जो लिखित होता है. ठीक है, लिटरेरी मतलब जो आपको लिखित में आपको आपने उसको देखा है, मतलब आपको पाया गया और उसको पढ़ने के बाद आपको हिस्ट्री इवेंट्स के बारे में, ठीक है, अब हमारे हिस्ट्री या फिर पास्ट इवेंट्स के बारे में हमें पता लगता है, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट को देख के, या फिर कोई रिलीजियस टेक्स्ट को, या फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स या पोम्स हो गए. ओके, ठीक है, तो ये सब कुछ देख के, इन सबको पढ़ के हमें हिस्ट्री के बारे में जब पता लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जो लिखित है. ठीक है, लिटरेरी सोर्स. I hope you have understood. So you can screenshot, okay, and you can copy it down in your notebook. Next, what role do oral sources play in history? तो oral source क्या है, जो कि लिखित नहीं है ना, तो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो क्या करते, जैसे समझा के बोल के वो पास करते ओरली, है ना. तो ओरल सोर्सेज सच एज फोल्कलोर, मीथ हेल्प प्रिजर्व हिस्टोरिकल नॉलेज स्पेशली इन सोसाइटीज़ विदाउट रिटर्न रिकॉर्ड्स. जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है वहाँ पे जैसे इन लोगों के बारे में, मिथ के बारे में, फोल्कलोर तो वहाँ के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, हिस्टोरिकल नॉलेज वगैरह जो भी इनकी सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको हम ओरल सोर्सेज कहते हैं. ठीक है, सो हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स लिव? तो अर्ली ह्यूमन कैसे रहते थे? अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर गैदरर्स हु लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड एडिबल प्लांट फॉर सर्वाइवल. या शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो. अगर आपको लॉन्ग में पूछा गया तो हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया है लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है, सो इफ यू आर आस्क्ड इन शॉर्ट यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, एंड इफ यू आर आस्क्ड इन लॉन्ग हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव्स, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, isn't it? You can check it out. So these early human, they are mainly hunter and gatherers, isn't it, who used to live in groups. And why groups? Because they have to protect themselves from the wild animal as well, because they are not living in group, then how are they going to protect, and how are they going to go to search foods and edible plants in the forest, isn't it? So that's why they always lived in group. The group might be small, but they used to live in groups. नेक्स्ट, व्हाट एविडेंस डू वी हैव ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ? तो हमारे पास ऐसा क्या एविडेंस है अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में? जैसे केव पेंटिंग्स, स्टोन टूल्स, फॉसिल रिमेन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग हंटिंग एंड सोशल रिचुअल्स. तो ये सारे चीज़ जो हमें मिले हैं ये सारे एविडेंस है, ठीक है, कि अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में हमें पता लगता है ना हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो. सो यू कैन राइट दीज एविडेंसेस, ओके, इफ़ यू आर आस्क्ड अबाउट द एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ, दैट इज केव पेंटिंग, स्टोन टूल्स, फॉसिल रिमेन्स, and these all provide evidence, okay,
of early human lives and activities, including their hunting and social rituals as well. So through painting we came to know about the hunting, isn't it? So what major changes occurred after the last ice age? तो लास्ट आइस एज कब तक था, कब था? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है? हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो उसके बाद मेजर चेंज क्या आया? आइस एज जब ख़त्म हुआ, जब सब जैसे अर्थ का मेजर पोर्शन जब बर्फ़ से ढका हुआ था, जब ये मेल्ट होने स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया? ओशंस वगैरह फॉर्म होने स्टार्ट किए। तो जब से ज़्यादा मेजर चेंज क्या आया? अब बताना आइस एज कब ख़त्म हुआ था, ठीक है? वो पीरियड आप बताना कमेंट सेक्शन में। So after the ice age, human began settling in permanent communities, cultivating crops and domesticating animals. तो क्या हुआ? डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। तो आइस एज के बाद क्या हुआ? वार्म हो गया क्लाइमेट, ग्रासलैंड वगैरह आने लग गई। तो इन सब चीज़ों से क्या चेंजेस आए? मेजर चेंजेस आए। परमानेंट कम्युनिटीज़ बनने लग गए क्योंकि वो एग्रीकल्चर करने लग गए, फार्मिंग करने लग गए। तो वो फार्मिंग जब करने लगे तो एक जगह वो सेटल्ड होने लग गए, ठीक है? तो उसके बाद ये लोग फिर क्या डोमेस्टिक एनिमल वगैरह भी डोमेस्टिकेट करने लग गए। तो आप ऐसा लिख सकते हो आंसर को, राइट? वाई डिड अर्ली ह्यूमन सेटल नियर रिवर्स? तो देखो रिवर्स में जो पहले के हैं, जो पहले के नहीं आज के टाइम में भी आप देखोगे तो रिवर के आसपास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। वहाँ पे क्यों? तो आंसर है अर्ली ह्यूमन सेटल नियर रिवर्स बिकॉज द वाटर मेड द सॉइल फर्टाइल, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग अ स्टेबल फूड सप्लाई। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपजाऊ होती है, फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? दूसरा, ये तो एक पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है? जब तो ऐसा था ना, पानी जैसे आजकल तो आप देखते हो हर घर में जैसे ट्यूबवेल्स के मतलब फिट वगैरह करके आपके मतलब हर जैसे किचन में अलग से पानी आता है, वॉशरूम में अलग से आता है, टॉयलेट में अलग से आता है। तो ये ऐसे ही प्रोविज़न तब तो थी नहीं ना। कपड़े धोने के लिए आपको अलग से पानी आपके वॉशिंग मशीन में आ जाता है। तब तो क्या होता था? सब उनको रिवर्स में जाना पड़ता था कि नहीं, कपड़े वगैरह धोने, नहाने धोने, सब कुछ जो भी करना। तो इसीलिए वो पानी के आसपास ही रहते थे, ठीक है? रिवर्स के आसपास ही रहते थे। What new technologies emerged as village grew? तो ऐसी कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी तब जब छोटे छोटे विलेज हेमलेट्स वगैरह थे वो ग्रू करने लग गए? तो टेक्नोलॉजीज लाइक पोट्री फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड मेटल वर्किंग विद कॉपर, लेटर आयरन इमर्ज एज विलेज एक्सपैंडेड. So you can write down the answer like this. Okay, like their technologies was the pottery making, isn't it, and metal working, and the copper was the first metal that they have used, all right, and later on the iron also started using, all right. How did early communities organize themselves socially? तो अर्ली कम्युनिटीज़ में देखिए सोशली उन्होंने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया? तो ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर, अर्ली कम्युनिटीज़ एज लीडर्स और चिफ्टन्स हु एंश्योर्ड कलेक्टिव वेलफेयर एंड रिसोर्स लाइक लैंड वर ऑफन शेयर. तो अर्ली कम्युनिटी में क्या होता था? एक लीडर होता था जिसको हम क्या बोलते थे? चिफ्टन्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो वो एंश्योर करता था कि लोगों के वेलफेयर के बारे में वो देखे, लोगों को प्रोटेक्ट करे, और जितने भी रिसोर्सेस है जैसे लैंड वगैरह, फिर एग्रीकल्चर से जो भी जितने भी मतलब अनाज वगैरह जो भी आए, वो मतलब सब कुछ आपस में मिल बांट के वो लोग खाए. ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरा या तेरा, ठीक है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था. वो मिल बांट के वो सब कुछ खाते थे. और एंश्योर कौन करता था? चिफ्टन, जो उनका लीडर है, ठीक है, उनके देख रेख करता था. वरना तो क्या है, देखो इंसान है सारे, तो क्या होगा अगर कोई ऐसे देखने वाला एक आदमी नहीं होगा तो सारे लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, ठीक है. तो ये चिफ्टन जो इसका काम क्या था? इसको ऑर्गेनाइज अच्छे से करना और देखना कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है. तो और चिफ्टन को सब लोग मानते भी थे कि ठीक है. सो हाउ डिड अर्ली ह्यूमन यूज़ फायर? तो अर्ली ह्यूमन ने यूज़ फायर कैसे किया? फायर की यूज़ कैसे? फॉर कुकिंग फूड, प्रोवाइडिंग वार्मथ एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ डिड अर्ली ह्यूमन यूज्ड फायर, सो दे यूज्ड फायर फॉर कुकिंग फूड, प्रोवाइडिंग वार्म एंड ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. व्हाट काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स डू आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड एट एंशिएंट साइट? तो हमने डिस्कस किया था ना आर्टिफैक्ट्स का कैसे कैसे, जैसे स्टोन्स वगैरह, टूल्स वगैरह, है ना. तो ये देखो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड टूल्स, पोट्री, बोन्स, फिगरिंग्स, ज्वेलरी एंड रेमनेट्स ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स दैट गिव इनसाइट इनटू द पास्ट सिविलाइजेशन. तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हो. देखो मैं यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही क्योंकि हमने ऑलरेडी कर लिया है, आपके चैप्टर में भी कर लिया और फिर हमने रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, ठीक है. तो बस मैं आपको यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू टाइमलाइन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री? तो टाइमलाइन हिस्ट्री को समझने में कैसे मदद करता है, हिस्ट्री को जैसे जानने में, ठीक है. तो टाइमलाइन हमारी मदद कैसे करता है? देखो,
Timeline visually represents historical events in chronological order, helping us understand the sequence and relationship between events. देखो आपके बुक में अगर आप ओपन करोगे पेज 63 में एक टाइमलाइन है, ठीक है, उसके बाद पेज 62 में एक टाइमलाइन है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े, आप दोनों का एक बार जोड़ के देखना। तो आज जब ऐसे देखती हो अच्छे से तो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डरली, ठीक है, A1 2 कब से सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे प्रॉपर हमें पता लग जाता है ना कि अच्छा ठीक है, जैसे फर्स्ट आपके 62 वाले पेजेस बुक में, ठीक है, आप ओपन करना अपना बुक, वहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या था, सबसे जैसे मेजर इवेंट वहाँ पे क्या दिखाया गया है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे फिर आप दूसरे पेज में जाओगे, फिर उसके बाद आइस एज आता है ना, तो फिर एंड ऑफ आइस एज आता है, फिर फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऐसे मेजर इवेंट्स हमें अच्छे से पता लग जाते हैं, विजुअली हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो हम अच्छे से समझ जाते हैं उनके सीक्वेंस, ठीक है, तो इवेंट्स वगैरह के। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा लंबा और इसको लिखना है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया थोड़े से लंबे क्वेश्चन में, तो जो पेज नंबर 64 में जैसे वहाँ पे दिया है ना, ए टाइमलाइन ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर इन हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी द बर्थ ऑफ बुद्धा ऑफ कोर्स बिफोर डी जीसस। तो ऐसे करके आप ये आंसर भी इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट रोल द ट्रेड प्ले इन अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़। तो अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ में ट्रेड कैसा था, कैसा टाइप की ट्रेडिंग करते थे, जब थोड़ा डेवलप होने लग गया तो क्या था, ट्रेड अलाउड अर्ली विलेजेस टू एक्सचेंज गुड्स लाइक फूड, टूल्स एंड क्लोथिंग, हेल्पिंग स्प्रेड टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज अक्रॉस रीजन। तब क्या था, करेंसी तो नहीं था, तो क्या करते थे वो एक्सचेंज करते थे। जो एक्सचेंज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, ठीक है। सी इन द अर्ली ह्यूमन्स, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज नो करेंसी दैट वी हैव नाउ, देयर वाज नो मनी, इजंट इट, they don't use money, there was no concept of money also. So if they are need of some goods which other people have, then they used to exchange it. Suppose for example, I'm having a bundle of sugar cane, okay, with me, and you are having a chicken, okay, like just for example a hen, okay, chicken with you, and you wanted my bundle of sugar, and I wanted the chicken. Then what you and me we are going to do, we are going to exchange. I'm going to give the bundle of sugar cane to you and going to take the chicken in return, in exchange, isn't it? So that system, it is known as barter system, all right. So that system existed during these early human societies, all right. So they used to exchange food, tools, clothing, okay, and also they used to help spread technology. So during that time, what technologies, like pottery making, metal working, isn't it? So those were the technologies. So they used to share even their ideas also, all right. Next, how did the introduction of agriculture affect human society? तो एग्रीकल्चर जब आया तो ह्यूमन सोसाइटी को कैसे, मतलब क्या क्या चेंजेस वहाँ पे लेके आया, ठीक है। तो देखते हैं, एग्रीकल्चर्स अलाउड ह्यूमन टू सेटल इन वन प्लेस। देखो सबसे पहले तो वो लोग एक ही जगह में सेटल होने लग गए, है कि नहीं, और प्रोड्यूस सरप्लस फूड, ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने लग गए। पहले क्या होता था, जगह जगह भटकते थे वो लोग, है ना, खाना के लिए। अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर करने लगे तो ज़्यादा खाना आ गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, सपोर्ट लार्जर पॉपुलेशन लीडिंग टू अ मोर कम्प्लेक्स सोसाइटी। तो धीरे धीरे जब ऐसे डेवलपमेंट आती गई, ठीक है, तो क्या हो गया, सोसाइटी भी कम्प्लेक्स बनती गई, ठीक है। कम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा कम्प्लेक्स बनती गई। जो पहले बहुत ही सिंपल थी वो कम्प्लेक्स बनती गई, लेकिन अब उनके पास सब कुछ एक्स्ट्रा में, उनको ऐसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस, वी हैव डिस्कस 20 short questions and answers. So now we are going to discuss these objective type questions, and yes, be ready to write the answers, okay, in the comment section. First is very easy, we have discussed in the today's class also. What calendar is mostly used worldwide today? So comment down the answer first and you check the answer, alright. So the answer is Gregorian calendar, isn't it? Gregorian calendar. Next, what does CE stand for in historical dates? So CE क्या है, सेंचुरी एरा है, कॉमन एरा है, क्रिस्टन एरा है, या फिर सेंट्रल एरा है। तो हम ये भी हमने कर लिया है ना। तो क्या है इसका आंसर, आप पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर अपना आंसर चेक कीजिएगा। आंसर है कॉमन एरा, हमने पढ़ा था ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स मेक्स अप अ मिलेनियम। तो मिलेनियम कितने ईयर्स बनाता है, बताओ कमेंट सेक्शन में। पहले देखो 1000 ईयर्स हमने डिस्कस किया था ना, सेंचुरी 100 ईयर्स, मिलेनियम 1000 ईयर्स, और डेकेड 10 ईयर्स, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी टू लर्न अबाउट हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं हिस्ट्री पर पता करने के लिए। देखो, पेंटिंग, टूल्स, बोन्स एंड पोट्री, बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, या फोटोग्राफ्स। तो आपके हिसाब से क्या है आंसर, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, पहले लिखिएगा, फिर देखना।
टूल्स, बोन्स एंड पोट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स, बोन्स एंड पोट्री, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, ये सभी पढ़ते हैं ना ये लोग। What are sources like stories, myths and genealogies known as? तो ऐसी इन जो sources जो हम पढ़ते हैं ना, stories, myths, genealogies, तो इनको हम कौन सी source मानते हैं? जैसे historical sources में हमने पढ़ी थी ना, तो इनमें से कौन सी source है? artistic source है क्या ये, या फिर archaeological sources है, या फिर oral sources है, या फिर written sources है? तो आप बताओ। देखो artistic और archaeology तो नहीं हो सकता, तो दोनों में से कौन सा होगा? आप बताइए, अपना आंसर चेक कीजिएगा और बताइएगा। देखो oral sources जो कि written नहीं है ना। तो विच एरा कम्स बिफोर द कॉमन एरा? तो कॉमन एरा से पहले कौन सा एरा आता है? एडी आता है, बीसी आता है, बीसीई आता है, या फिर प्री हिस्टोरिक एरा आता है? देखो बीसीई। आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखिएगा, वीडियो को पोस्ट कीजिएगा, फिर आपका आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताना कितने में से आपका आंसर कितना करेक्ट हुआ है। सी यू राइट डाउन द आंसर्स बिफोर आई गिव यू द आंसर, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो चेक आउट हाउ मेनी answers are correct of you, because we are going to discuss 20 questions, so you see how many of your answer are correct, okay। next, what does an anthropologist study? anthropologist क्या study करते हैं? देखो physical features of the earth करते हैं, या फिर human societies and cultures करते हैं, या फिर fossils and ancient plants करते हैं, या फिर stars and planets करते हैं? कौन सा करेंगे? ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपकी बुक में दिया भी हुआ है, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी कर रखा है उसको। तो नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन्स वेर प्राइमरीली क्या थे? अर्ली ह्यूमन्स फार्मर्स थे, नोमैडिक ट्रेडर्स थे, हंटर एंड गैदरर्स थे, या सिटी ड्वेलर्स थे? तो आंसर है हंटर एंड गैदरर्स, राइट। व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन अर्ली ह्यूमन टेक्नोलॉजी? तो अर्ली ह्यूमन टेक्नोलॉजी में ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट आया, कौन सा इम्पोर्टेंट डेवलप टेक्नोलॉजी आई उनके टाइम में? तो क्या था? प्रिंटिंग प्रेस था वो, स्टोन टूल्स थे, इलेक्ट्रिसिटी था, या फिर टेलीस्कोप था? बताना आपका आंसर कितना ईजी है। देखो स्टोन टूल्स वगैरह बनाने लग गए थे ना वो। तो लास्ट आइस एज एंडेड अप्रॉक्सीमेटली, देखिए मैंने आपको पहले भी पूछा था आपको ये क्वेश्चन, आपने कमेंट पता नहीं किया है या नहीं, तो अगर नहीं किया है तो करो फिर से। देखो इसका आंसर क्या है? द लास्ट आइस एज एंडेड अप्रॉक्सीमेटली कब हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन स्टार्ट डूइंग आफ्टर द आइस एज? तो आइस एज के बाद क्या ह्यूमन्स ने क्या करना स्टार्ट किया? ट्रैवलिंग इन स्पेस, देखो ये तो हो ही नहीं सकता। राइटिंग बुक्स, ये भी नहीं हो सकता। सेटलिंग डाउन इन फार्मिंग, ये हो सकता है। या फिर बिल्डिंग फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या आ गया? सेटलिंग डाउन एंड फार्मिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल डिड अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड फर्स्ट? तो कौन से मेटल इन्होंने फर्स्ट में यूज़ की थी? हमने डिस्कस भी कर ली थी ना, आयरन की थी, गोल्ड की थी, कॉपर की थी, या सिल्वर की थी? कॉपर की थी, ओके। द आंसर इज कॉपर। So which of these is a literary sources? So tell me which of these is a literary sources? It is stone tools, pottery, manuscript और fossils. तो literary source में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? देखो stone tool आएगा, pottery आएगा, manuscript आएगा, या fossil आएगा? तो यहाँ पे manuscript, क्योंकि अभी लिखी हुई है ना, literary sources मतलब लिखी हुई, written sources, isn't it? So which term refers to 100 years period? तो 100 year को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, या फिर इपोक बोलते हैं? तो क्या है? सेंचुरी, ओके। व्हाट वेयर अर्ली ह्यूमन्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ? तो पहले के जो अर्ली ह्यूमन्स थे उनके ऑर्नामेंट्स किस चीज़ की बनी होती थी? जैसे आजकल तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, इन सब की बनी होती है ना, तो तब के टाइम में कौन सी बनी थी? गोल्ड एंड सिल्वर, स्टोन शेल्स एंड एनिमल टीथ, प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता, ब्रॉन्ज एंड स्टील, कौन सा था? स्टोन, शेल एंड एनिमल टीथ। आप भी लिखिएगा आंसर, ठीक है, देखिएगा आपका आंसर करेक्ट होता है या नहीं होता। व्हाट डू जियोलॉजिस्ट स्टडी? तो जियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? स्टार्स एंड प्लैनेट्स पढ़ते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं, फिर एंशिएंट राइटिंग। तो विच जियोलॉजिस्ट स्टडीज विच अमंग दिस फोर? यू थिंक एंड राइट द आंसर फर्स्ट एंड चेक द आंसर। फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, तो जियोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? फिजिकल फीचर, अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज आर कोइंस एंड कॉपर प्लेट्स? तो कोइंस और कॉपर प्लेट्स कौन से सोर्सेज के अंदर आएंगे? जो हमने पढ़े थे ना 4 मेजर सोर्सेज, तो इनमें से कोइंस और कॉपर जो है, कोइंस और कॉपर कौन से सोर्स के अंदर आएंगे? आर्टिस्टिक सोर्सेज में आएंगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आएंगे, लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे, या ओरल सोर्सेज में आएंगे? देखो कि इसका आंसर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है।
व्हाट इज़ अ हिस्टोरियंस प्राइमरी रोल, तो हिस्टोरियंस प्राइमरी रोल क्या है, उनका सबसे मेजर रोल प्राइमरी, स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शन, स्टडी द ह्यूमन पास्ट, बिल्ड एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, राइट फिक्शनल स्टोरीज। तो इनमें से कौन सा होगा आंसर, स्टडी द ह्यूमन पास्ट। तो मैंने आपको क्वेश्चन एक कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था ना, आप उसको भी आंसर करना, ठीक है, इसी चैप्टर से है वो। और इज़ द नेम फॉर इम्प्रेशन ऑफ एंशियंट फुटप्रिंट्स और एनिमल प्रिजर्व्ड इन रॉक। तो जो हम एनिमल वगैरह मतलब जो फुटप्रिंट्स वगैरह हमें मिलते हैं एनिमल प्रिजर्व्ड जो रॉक के अंदर पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, स्कल्पचर्स बोलते हैं, या फिर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इनको हम फॉसिल्स बोलते हैं, जो कि दब गए ना अंदर फॉसिल्स बन जाते हैं। व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो वो कौन सी लैंग्वेज में बोलते थे, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है ना, टेलीपैथी में बात करते थे, रिटर्न लैंग्वेज में बात करते थे, लॉस्ट लैंग्वेज में बात करते हैं, स्मोक सिग्नल्स में। तो हमें पता ही नहीं है ना, तो इस आपकी बुक में क्या दिया है, लॉस्ट लैंग्वेज, ठीक है, तो आपका आंसर भी लॉस्ट लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है, लॉस्ट लैंग्वेजेस। चलो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप भी डिस्कस कर ली, अब फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं, ठीक है। द कैलेंडर मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हाइल व्हाट इज द, देखो बहुत ईजी है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट, CE स्टैंड फॉर, CE का क्या है, कॉमन एरा। अ पीरियड ऑफ 1000 years इज कॉल्ड अ मिलियन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर इज नॉन एज, बताओ क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, ओके। Dash are objects like tools, pottery and bones that archaeological study to understand history. तो क्या है ये, artifacts, okay? The era before the common era is referred to as, तो common era से जो पहले एक era आता है उसको हम क्या बोलते हैं, BCE, before common era, okay? Early humans lived as dash relying on hunting and gathering for food. तो कैसे रहते थे, hunters and gatherers, okay? The first metal used by early human for making tool was, ये देखो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है ना, तो बताओ आप क्या है आंसर, कॉपर, ओके। एंशियंट स्टोरीज, मीट्स एंड जेनोलॉजीज पास थ्रू डाउन जनरेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ, कौन सा सोर्स का एग्जांपल है ये, ओरल सोर्सेस का, ठीक है। The end of the last ice age occurred at around dash years ago, allowing human to settled and start farming. तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है ना, तो अब बताओ इसका क्या है आंसर, आइस एज जो है कब ख़त्म हुआ था, लास्ट एरा 12,000 years ago, isn't it? Next, dash is the study of physical feature of the earth such as soil and rocks. तो क्या अभी हमने डिस्कस किया था, जियोलॉजी, ओके। Historians are often dash to show the chronological order of historical time. तो ये क्या यूज़ करते हैं, chronological order वगैरह historical events शो करने के लिए, timelines. In the Gregorian calendar there is no year, कौन सा year नहीं है, between BC and CE, 0, ठीक है। Manuscript, poems and religious texts are example of dash sources of history. तो कौन से source का example है, manuscript, ये सब जो लिखी हुई होती है इनको हम क्या बोलते हैं, literary sources, okay. Early humans used dash to cook food, provide warmth and protect themselves from wild animals. तो क्या use करते थे, fire. Next question, the study of ancient human remains, plants and animals in the form of fossil is called, इसको क्या बोलते थे, paleontology, okay. Next, a period of 100 years is known as क्या है, century. The earliest form of human arts is often found in dash which depicts scenes from daily life. The earliest form जो human art का कहाँ पे हमें मिलता है, कैफ पेंटिंग में, है ना, रॉक पेंटिंग वगैरह वो जो करते हैं। Next question, after settling in villages, early humans developed new technologies such as, क्या उनकी टेक्नोलॉजी थी, dash and pottery making, metal working, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है। In the early societies, leaders or dash were responsible for the welfare of the community. कौन थे, chieftains, leaders या chieftain ही थे ना, जो अपना प्रोटेक्ट करते थे उनकी कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइज उसको करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे रिसोर्स को प्रॉपरली, सबके हिस्से में सबको देते थे, ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई उनका सीन नहीं था, है कि नहीं। सो वी हैव completed discussing our questions for the chapter number 4, that is timeline and sources of history. I hope this will help you a lot in your exams, okay. And don't forget to like, share and subscribe also, okay. Like, share, subscribe, comment. Thank you for listening to me. All of you have a very great day ahead.